नमस्कार दोस्तों हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वेस्ट अफ्रीकन नेशन माली के डिफेंस मिनिस्टर की हत्या हो चुकी है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि माली न तो भारत का दुश्मन है और ना ही पड़ोसी है, तो इससे भारत को क्या? वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के डेथ से हमें क्या लेना देना? देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी घटना छोटी नहीं होती, एक कब बड़ी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ। शायद आपको याद होगा कि 1914 में एक 19 साल के लड़के गाब्रिलो प्रिंसिप ने एक आर्कड्यूक की हत्या कर दी थी, जिससे मर्डर का एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया था और अंततः गाब्रिलो की इस एक गोली ने वर्ल्ड वार 1 को जन्म दे दिया और 4 बड़े एम्पायर्स गिर गए और दुनिया का मैप हमेशा के लिए बदल गया था। ऐसे ही 2010 में टूनिसिया में एक पुलिस वाले ने एक फ्रूट सेलर का फ्रूट जब्त कर लिया था, जिससे फ्रूट सेलर ने खुद को आग लगा लिया और इस घटना ने अरब में एक ऐसी तबाही मचाई कि लीबिया, इजिप्ट और अमन की सरकारें गिर गईं और सीरिया में एक सिविल वॉर शुरू हुई जो अब तक जारी है। आप इस 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में छोटी-छोटी घटनाएं बहुत बड़ी बन जाती हैं। इस तरह माली के डिफेंस मिनिस्टर की हत्या भी एक सिंगल स्पार्क की तरह है जो कभी भी सिविल वॉर की रूप ले सकती है। आप ये न्यूज देख सकते हो कि माली डिफेंस मिनिस्टर किल्ड एज कंट्री हिट बाय वेव ऑफ रिबल अटैक्स। डिफेंस मिनिस्टर की हत्या की इस घटना को हम डिटेल से शुरू से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है। यह घटना कैसे 2020 और 2021 में हुए 2 मिलिट्री कूच से जुड़ा हुआ है। मिलिट्री कूच होने के पीछे के क्या कारण थे, डिफेंस मिनिस्टर तख्तापलट से कैसे जुड़े हुए थे और लास्ट में रिबल्स ने इन्हें क्यों मार दिया और यहाँ पर रिबल्स कौन है, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है ना दोस्तों कि 26 अप्रैल को कुछ रिबल्स ने, डोंट वरी, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये रिबल्स कौन है। तो कुछ रिबल्स ने विस्फोटक से भरी एक कार को काटी के मिलिट्री बेस में स्थित डिफेंस मिनिस्टर के रेसिडेंस से टकरा दिया था। आपको बता दूं कि काटी माली का एक शहर है जहां पे माली का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस सिचुएटेड है, जो कि सबसे सेफ जगह माना जाता है, जिस कारण यहीं पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का रेसिडेंस बना हुआ है और इसी मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम साडियो कामरा है, मारे गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनके 2 ग्रैंड चाइल्ड और डिफेंस मिनिस्टर के सेकंड वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। ये अब तक के 25 सालों में हुए हमले में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ कई शहरों तथा मिलिट्री बेसिस पे हमले हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि किड्डल शहर, जो कि माली के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, उस पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। देखो, साडियो कामरा कौन थे को जानने से पहले हमें माली को और माली में हुए तख्तापलट को जानना होगा। माली एक नॉर्थ अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी बामाको है। यह 1960 तक एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था और 1960 में फ्रीडम गेन करने के बाद 2020 तक वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से रन कर रहा था। लेकिन 2020 में वहां की जनता अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह शुरू कर देती है और फिर अंत में मिलिट्री बीच में हस्तक्षेप करती है और जनता का सपोर्ट लेकर सत्ता संभाल लेती है और तब से लेकर अब तक माली में मिलिट्री ही रूल कर रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वहां की जनता की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने डेमोक्रेसी को छोड़कर मिलिट्री रूल को चुना होगा। देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण था फेल्यूर टू स्टॉप इंसर्जेंसी, मतलब जिहादियों की विद्रोह को रोकने में सरकार की विफलता। देखिए, हुआ क्या था कि माली में एक अलकायदा समर्थित जिहादी ग्रुप है JNIM, जो माली में शरिया कानून लागू करना चाहता था, जिस कारण पूरा क्षेत्र असुरक्षा की चपेट में था और लोग मारे जा रहे थे जिहादियों के द्वारा। जिहादी समूहों का तेजी से विस्तार हो रहा था, आर्मी कुछ नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे, आप समझ सकते हो कि JNIM एक अलकायदा समर्थित पार्टी है, तो इनके पास कितने मॉडर्न वेपन्स होंगे और मालियन आर्मी के पास मॉडर्न तो छोड़िए, नॉर्मल हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थी और सेना के जवान लगातार शहीद हो रहे थे, जिस कारण आर्मी ने जनता का सपोर्ट लिया और खुद सत्ता पे काबिज हो गए। इसके अलावा दूसरा कारण है दी 2020 लेजिस्लेटिव इलेक्शन क्राइसिस। मतलब हुआ क्या था कि माली में 2020 में इलेक्शन हुआ था और वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 31 सीटों के रिजल्ट्स को पलट दिया, जिसके कारण तत्कालिक राष्ट्रपति, जो कि इब्राहिम बाउफकर कीता थे, जिनके अगेंस्ट जनता विद्रोह कर रही थी, उन्हें 10 सीट और अधिक मिल गए, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया और M5 RPF, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन था, को जन्म दिया, जिसके कारण सरकार की और नींव हिल गई और पब्लिक ने आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है रैम्पेंट करप्शन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मतलब माली में भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी चरम पर थी, फंड को दुरुपयोग किया जा रहा था, अर्थव्यवस्था रुक गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी हाई थी, जिस कारण लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं हो पा रहा था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य तक नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा फोर्थ रीजन है वो है इंटरनल मिलिट्री पावर स्ट्रगल्स। मतलब जब पहली बार 2020 में सैन्य तख्तापलट हुआ था तो IB के यानी कि इब्राहिम बाउफकर कीता को हटाकर आर्मी चीफ असीमी गोइता खुद राष्ट्रपति बन गए थे और बाह एंदाउ राष्ट्रपति बने थे। आर्मी चीफ असीमी गोइता के करीबी आर्मी जनरल साडियो कामरा रक्षा मंत्री बने थे। हुआ क्या था कि 2021 में बाह एंदाउ ने रक्षा मंत्री साडियो कामरा को हटाकर मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहा और फेरबदल कर सत्ता को अपने काबिज में लेना चाह रहे थे, जिस कारण
कारण से सेना के भीतर असंतोष को जन्म दिया और अंत में दोबारा सैन्य तख्तापलट हो गया और अंततः लोगों का राज्य से भरोसा उठ चुका था। लोग पश्चिमी देशों के गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर से निराश थे और इन सभी कारणों से उन्होंने मिलिट्री हुंटा यानी सैन्य तख्तापलट का समर्थन किया। पिछले एक्सप्लेनेशन से शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साडियो कामरा कौन थे। ये वही मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने 2020 में हुए मिलिट्री तख्तापलट के बाद डिफेंस मिनिस्टर बने थे और जब इन्हें डिफेंस मिनिस्टर के पद से 2021 में हटाया जा रहा था तो फिर से 2021 में दोबारा सैन्य तख्तापलट होता है और ये दोबारा से डिफेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि सैन्य तख्तापलट में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा और ये कितने इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे उस टाइम। साथ ही साथ रक्षा मंत्री साडियो कामरा का माली और रसिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका था। रसिया के साथ डिफेंस और रणनीतिक रिलेशनशिप बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका निभाया था और इन्होंने ही माली में सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए रूसी वैगनर आर्मी को लाया था और इसी वैगनर आर्मी को माली में लाने के कारण से साडियो कामरा पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और यूएस द्वारा सैंक्शंस लगा दिए थे, ऐसा कहते हुए कि साडियो कामरा ने वैगनर आर्मी बुलाकर लोगों की ह्यूमन राइट्स को खतरे में डाल दिया है। अब आप इसे समझ सकते हो कि रिबल्स ने इन्हें क्यों मारा, क्योंकि ये जिहादी विद्रोहियों से देश को बचाने के लिए सैन्य तख्तापलट करते हैं और विद्रोहियों को देश में फैलने से रोक रहे थे और यहाँ तक कि विद्रोहियों के एक्सपेंशन को रोकने के लिए रसिया से डील करके रशियन वैगनर आर्मी को अपने देश में बुलाते हैं। देखो, माली में चल रहे संकट और अस्थिरता के पीछे मुख्य रूप से दो समूहों का नाम सामने आता है, JNIM और FLA, और इन्हीं दो समूहों ने साडियो कामरा की हत्या का जिम्मेदारी ली है। पहले ये दोनों ग्रुप अलग अलग थे लेकिन अब इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और इस बार के हमले में इन दोनों ने मिलकर हमला किया है। आज हम इन दोनों समूहों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो, JNIM का पूरा नाम जमात अल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, जिसे सपोर्ट फॉर इस्लाम एंड मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। यह 2017 में बना था और इसके प्रमुख नेता इयाद घाली हैं। यह 5 अलग अलग आतंकवादी समूहों का एक गठबंधन है जिसमें सबसे मेन अल-कायदा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देश पर कब्जा कर शरिया कानून लागू करना है। यह एक जिहादी ग्रुप है जबकि FLA एक सेकुलर फ्रंट है और इसका मकसद माली के नॉर्दर्न पार्ट को अलग कर एक नया देश आजवाद बनाना है। FLA का पूरा नाम है आजवाद लिबरेशन फ्रंट, जो कि 13 नवंबर 2024 को बना था और इसके लीडर हैं अलगाबास अल इंताला। और यही दो ग्रुप JNIM और FLA ने डिफेंस मिनिस्टर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। देखो, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि रसिया और रसिया की वैगनर ग्रुप माली में क्या कर रही है, और अगर रसिया माली में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो फिर माली में तो पहले से ही फ्रेंच आर्मी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो माली ने फ्रेंच आर्मी को क्यों अपने देश से निकाल दिया और रसियन वैगनर आर्मी को बुलाने के पीछे क्या कारण थे। देखो, जब जिहादी ग्रुप JNIM ने माली में आतंक मचा रखा था तो उस समय माली में मौजूद फ्रेंच आर्मी ने ऑपरेशन बारखाने लॉन्च किया था इसे रोकने के लिए, लेकिन फ्रेंच सेना इंसर्जेंसी को रोकने में नाकाम रही और JNIM का एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन हो रहा था, जिस कारण ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुआ और शांति न बहाल होने पर जनता सड़कों पे प्रदर्शन करने लगी। इसके साथ माली की जनता को लगता था कि फ्रेंच लोग यहाँ की राजनीति में बहुत दखल देते हैं और लोगों को लगता था कि फ्रेंच का प्रभाव नियो कॉलोनियल जैसा है जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, जिस कारण लोगों में एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट आने लगा और फिर फ्रांस को माली छोड़कर जाना पड़ा। फ्रांस अपने सेना के बदले सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बदले मानवाधिकार, लोकतंत्र, सुशासन आदि की बातें रखते थे, जबकि रूस बिना किसी राजनीतिक शर्त के सेना प्रोवाइड करने को तैयार था। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद में रूस की वीटो पावर माली के लिए एक बड़ी ढाल साबित हो सकती थी। और तो और रूस खुद को एक एंटी इंपेरियलिस्ट एलाई के रूप में पेश करता था जो वर्तमान सरकार की विचारधारा से मेल खाता है, जिस कारण माली फ्रेंच आर्मी को अपने देश से निकाल दिया और रशियन वैगनर आर्मी को अपने देश में लाया। देखो, असीमी गोइता जो कि अभी अंतरिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने अंडर में ले लिया है और इस मिनिस्ट्री को वही हैंडल करेंगे। देखो, क्वेश्चन है कि क्या अटैक और बढ़ जाएंगे। देखिए, JNIM और FLA पहले अलग अलग थे और अब ये दोनों साथ हो गए हैं, जिस कारण ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब और कोऑर्डिनेटेड अटैक बढ़ जाएंगे माली में। यूएन का क्या रोल होगा। देखो, माली ने 2023 में यूएन के पीस कीपिंग फोर्स को निकाल दिया था, जिस कारण यूएन अब माली में कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं करता है, बस मानवीय सहायता प्रोवाइड करता है और माली में शांति लाने तथा जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने का दबाव बनाता रहता है। देखो, जिस तरीके से इंसर्जेंसी को रोकने में फ्रांस फेल रहा था तो फ्रेंच आर्मी को माली से निकाल दिया गया था, तो क्या रसिया के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या रसिया का सिग्निफिकेंस माली में घट जाएगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट जरूर करना।